हम लोगों की पढ़ी होगी न्यूमेरिकल्स ऑन मिक्स्ड ग्रुपिंग। न्यूमेरिकल्स ऑन मिक्स्ड ग्रुपिंग हेडिंग पढ़ी होगी। हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ही रहते हैं। सबसे पहले आपको है ना हेडिंग डाल दीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब पहले आपको टॉपिक पढ़ा देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। जैसा कि मैं कुछ दिन से कह ही रहा हूँ कि हम इस समय कैपेसिटेंस पढ़ जरूर रहे हैं, चैप्टर के अंदर कैपेसिटेंस नहीं है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अर्थात गेहूं पत्थर पुल है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक 5 कैपेसिटर मिनिमम 5 कैपेसिटर्स का या 5 रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, 5 कैपेसिटर्स का या 5 रेजिस्टर्स का या 5 इंडक्टर्स का, कुछ भी मतलब 5 एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जब लगाए जाते हैं तो उसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। चलिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का भैया मुंह देख लो कैसा होता है। हेडिंग लिख दे रहे कुछ लोग लेकर आए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मान लीजिए हम कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर्स के हिसाब से बना देते हैं। किस तरीके का बर्फी जैसा स्ट्रक्चर बनता है, बर्फी जैसा। ठीक, साथ साथ बनाते जाए, समय बहुत नहीं देंगे आपको, आप इत्मीनान से आराम से छापेंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज ही काफ़ी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। और आपको हम क्लियर बता दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी में इतना डिग्री नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में केवल व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ बेस्ड जो कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं बस वो कराएंगे। बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज जितना समझना है तो वो आज यही समझना है। ठीक है, इसको कह दीजिए आप ए, इसको कह दीजिए बी, इसको कह दीजिए सी और इसको कह दीजिए डी। ये वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो सप्लाई किया गया है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। मिनिमम 5 कंपोनेंट होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। कंसीडर द सिचुएशन। ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या करता है अभी आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही आपको इसके बारे में सोचना है। आपको फिलहाल जो सोचना है वो ये सोचना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज 2 कंडीशन में रहता है, या तो बैलेंस कंडीशन में होगा या तो अनबैलेंस्ड कंडीशन में होगा। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस कंडीशन में? सुनिएगा बहुत ध्यान से। व्हीटस्टोन ब्रिज 2 कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है बैलेंस्ड कंडीशन या बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा अनबैलेंस। ऊपर अनबैलेंस कर लो, नीचे बैलेंस कर लो। अनबैलेंस्ड एंड नीचे बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है आपको मैथमेटिकल कंडीशन बता देते हैं। ये सारी बातें बता देते हैं, सुन लो। अनबैलेंस कंडीशन का मतलब कि जो B पॉइंट का पोटेंशियल होगा और जो C पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ होगा बैलेंस कंडीशन में B पॉइंट का पोटेंशियल और C पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। तो ऑब्वियस है कि जब इन 2 पॉइंट्स के बीच का अगर पोटेंशियल मान लीजिए बराबर हो गया है, ठीक है, तो क्या इसके थ्रू चार्ज फ्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है देन देयर इज नो चार्ज फ्लो। पढ़ाया था। यानी कुल मिला के बैलेंस कंडीशन में नो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू C5, समझे?
और अनबैलेंस होगा यानी पोटेंशियल अलग अलग है, या तो इस पे ज्यादा होगा इस पे कम होगा, तो चार्ज इधर से इधर फ्लो कर जाएगा अगर पॉजिटिव मान रहे हैं चार्ज को तो, ठीक है। तो हाई टू लो ऐसे फ्लो करेगा, अगर ये हाई हो गया ये लो हो गया तो हाई टू लो ऐसे फ्लो कर जाएगा। ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है, बस मैं इतना लिख रहा हूँ, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू C5, ठीक है। यानी ये पांचवें कैपेसिटर के थ्रू चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो अनबैलेंस है, नहीं फ्लो हो रहा है तो बैलेंस है, ठीक है। अब आपको बात बताते हैं तीसरी जो सबसे काम की है आपके, ठीक है। ये पॉइंट तो हमने वाइवा की बता दी है, जो आपको यूज करना है न्यूमेरिकल में वो क्या है। अगर आप C1/C2 और C3/C4 का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, और ये बराबर नहीं आता है तो अनबैलेंस है। ऐसे आप चेक कर लोगे, क्योंकि आपको इनकी वैल्यू दी जाएंगी तो आप चेक कर लोगे बड़े प्रेम से। तो अगर ये रेशियो और ये रेशियो बराबर आ गया तो बैलेंस है, और नहीं आया तो अनबैलेंस है। C1/C2 बराबर C3/C4। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब तुमने ये रेशियो और ये रेशियो निकाला बराबर आ गया तो बैलेंस, अगर रेशियो निकाला बराबर नहीं आया तो अनबैलेंस। तो अलग अलग वर्किंग हो जाती है, बैलेंस है तो वर्किंग अलग तरीके से होती है, अनबैलेंस है तो वर्किंग अलग तरीके से, ठीक है। कॉपी करिए फटाक से। चलो थोड़ा सा लगा रहा और देख लो कैसे फिर प्रोसीड कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर अनबैलेंस्ड है तो तुम्हारे पास कोई उपचार नहीं है सिवाय किरचॉफ लॉ के, ठीक है, ओके। यानी इसको हम सॉल्व करते हैं बाय किरचॉफ लॉ। अब तुम लोग कहोगे सर किरचॉफ लॉ तो हम पढ़े नहीं है, तो पहली बात किरचॉफ लॉ कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स दोनों में वैलिड होता है, बल्कि हर जगह वैलिड होता है। दूसरी बात, अगर हम बोर्ड पैटर्न की बात करें तो किरचॉफ लॉ कैपेसिटर्स के केस में लगाने को नहीं आता है। आप समझ रहे हैं कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज अगर कैपेसिटर वाला है तो नहीं आएगा, क्योंकि अनबैलेंस होगा तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ कैपेसिटर के केस में तुम्हारे कोर्स में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव में आएगा लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये बोर्ड क्लास है तो हम आपको ये बात बता दे रहे हैं कि ये किरचॉफ लॉ फॉर कैपेसिटर्स हमें लगाना पड़ता है, जो कि NIC नॉट इन कोर्स, ठीक है। यानी कैपेसिटर्स वाले क्वेश्चन में आपको कभी भी, तो ये क्लियर हो गया कि कैपेसिटर्स वाले केस में व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आएगा तो अनबैलेंस कभी नहीं आएगा, हमेशा आएगा तो बैलेंस आएगा। अब आते हैं मेन जिस पे काम करना है। भैया मेरे जब चार्ज इसमें फ्लो ही नहीं करेगा तो अभी से दिमाग में डाल लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाऊं चाहिए, अगर सर्किट की किसी भी ब्रांच में चार्ज या करंट नहीं फ्लो हो रही है तो आप उस ब्रांच को हटा दीजिए, वो यूजलेस है आपके लिए, ठीक है। यू कैन रिमूव दैट ब्रांच, ये ब्रांच हटा सकते हैं आप अगर ये बैलेंस हो गया तो। अर्थात अब आपका ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, गेहूं पत्थर फुल, कैसा दिखाई देगा? ऐसा ऐसा ऐसा। यानी ये भी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहेगा। ये आपका C1 वाला है, ये आपका C2 वाला है, ये आपका C3 वाला है, और ये आपका C4 है। बीच वाला गायब हो गया, यानी A है, B है, C है, D है, बीच वाला गायब है। अब इससे फायदा क्या होगा? अब इससे ये फायदा होगा कि अब ये आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग का क्वेश्चन बन गया। कैसे? गौर से देखो, ये चार्ज यहाँ से निकलेगा, ये चार्ज ऐसे जाएगा, ये चार्ज जब यहाँ आएगा तो बेचारा दो हिस्से में टूट जाएगा। एक चार्ज होगा Q13, 1 और 3 में चार्ज, और एक जो अगला चार्ज जाएगा वो जाएगा 2-4। चार्ज टूटा कि नहीं टूटा? यानी ये बात फिक्स हो गई कि ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच आपस में पैरेलल में हो गई। अब यही आपका Q13 इसमें से भी जाएगा,
यानी कि C1 और C3 आपस में क्या हो गए, सीरीज। और Q24 आपका C4 में भी जाएगा, Q24 आपका C4 में जाएगा, नहीं समझे? यानी इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। और फिर ये दोनों आपस में क्या कर लोगे, पैरेलल कर लोगे। तो हम मोटा मोटा लिखे दे रहे हैं इसको, बाद में फिर से Q हो जाएगा। चलिए, तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना में कराना, ये हो गए सीरीज। उसके बाद ये भी दोनों हो गए काहे में, सीरीज में। और फिर आखिरी में मतलब C13 एंड देन C13 एंड C24 आर इन पैरेलल। अब आगे सॉल्व करने का तुमको पता है कैसे किया जाता है, नहीं समझे? यानी पहले तुम्हारा 1 और 3 सीरीज में आएगा, 1 और 3 को सीरीज में जोड़ोगे, फिर 2 और 4 को सीरीज में जोड़ोगे, तो जो आएगा दोनों ब्रांचेस में उसको पैरेलल कर दोगे, ठीक है? तो उसके हिसाब से तुम्हारा इक्विवेलेंट आ जाएगा। एक और बात है, एक और बात क्या है, एक पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह बची हुई, मतलब इतना पूरा छापने के बाद आप नीचे लिखेंगे पर्टिकुलर केस क्या है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे कैपेसिटर्स एक ही जैसे हैं, ऑल आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, या डायरेक्ट वैसे कर तो नहीं सकते, वैसे आएगा भी नहीं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया उसके लिए बात कर रहा हूं। मतलब ये जो बात बताने जा रहा हूं वो वैलिड है रेजिस्टेंस के लिए भी और कैपेसिटर्स के लिए भी। अगर ये C1 C3 है, C1 C2 है, ये C3 C4 है, और यहाँ पे जो लगा हुआ है वो C5 होता है, इत्तेफाक से सबके सब बराबर हैं, सबके सब C हैं, समझ रहे ना? सबके सब C हैं, ठीक? तो क्या हो जाएगा आंसर, C। इक्विवेलेंट टोटल निकालने बाद पहली बात तो ये समझो क्या है, बैलेंस है कि नहीं है, है, क्योंकि जब इसका रेशियो करोगे तो C/C1 और इसका रेशियो करो C/C1, तो बैलेंस हो गया। जब आप बैलेंस हो जाए तो इसको हटा लोगे, हटाओगे और जब सॉल्व करोगे तो आप अल्टीमेटली देखना कि इस सिचुएशन में जो इक्विवेलेंट आता है तो कितना आता है, वही आता है जो चारों का है। तो पहली बात तो बीच वाले से कोई मतलब है नहीं, बीच वाला कुछ भी हो, क्योंकि जब बैलेंस हो जाएगा तो बीच वाला बेचारा कुर्बानी होनी है उसकी, है कि नहीं? वो तो हट ही जाना है। यानी मेन बात देखी जाए तो अगर कॉर्नर वाले मतलब सॉरी ये जो पेरीफेरी वाले जो चार कैपेसिटर्स हैं और या रेजिस्टर्स हैं, अगर वो बराबर होते हैं तो आपका इक्विवेलेंट भी उतना ही आता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, जितना गति से हो सके उतना गति से करें। अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज का एक पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो ठीक है, 178 भी हमने दिया था करने के लिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन है और इसके ऊपर बेस्ड है, जब सारे कैपेसिटर सेम होते हैं इसके ऊपर। हम चाह रहे हैं कि इतने को मिटा दिया जाए। ये लो भैया, याद रखिएगा, आपको हम ये जो चीज डायरेक्टली दिखा दिए हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको पूरा करके दिखा देंगे, ठीक है? तो आपका ये जो डायरेक्ट वाला हमने लिखवा दिया, ये वेरीफाई भी हो जाएगा और एक न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज। 178 क्वेश्चन है, इसीलिए रब नहीं किया है भाई। एक, दो, तीन, चार, ये बैटरी या सेल व्हाटएवर जो भी लगा है, ये 3 वोल्ट का है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये C1 है, ये C3 है, ये C2 है, ये C4। नंबर के गुलाम ना होना, ठीक है?
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये अपॉन ये और ये अपॉन ये देखना है। नहीं चीटिंग हो गई, सर जी ने पिछली बार C2 यहाँ बनाया, C2 वहाँ पर रख दिया, कहाँ गया हमारा C2? Find the equivalent capacitance of the adjoining circuit between points A and B. A and B कहाँ लिखा है? यहाँ नहीं होना चाहिए, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, B यहाँ होना चाहिए। डायग्राम आपके पास जो शीट में होगा वो ऐसे ही बना होगा। C1, C2, C3, C4 सब के सब 10 माइक्रोफैरेड के, यानी C1, C2, C3, C4 सब 10 माइक्रोफैरेड के हैं। फिलहाल कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम सबको C मान लेते हैं। ये ISC 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2008। तो गुरुजी ने क्या सिखाया आपको? स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहला काम ये होगा कि अगर ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, और पांचवें के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है? C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4 जो है वो सब क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, आ रहा है, इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। C1 अपॉन C3 तुम्हारा भी 1 आ रहा है और C2 अपॉन C4 भी 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? WSB इज बैलेंस। आपको याद आ जाए इस वजह से लिखवा रहा हूं, WSB इज बैलेंस। अगर बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस आपका डायग्राम तुरंत हल्का सा बदल जाएगा। ये हो गए आपके दो कैपेसिटर्स, ये और दो कैपेसिटर्स हो गए ये। ऐसा ही रेजिस्टर्स में करना है, यहाँ बस कैपेसिटर है, हमारा रेजिस्टर ये C1 हो गया जो कि C है, ये C3 है जो कि C है, ये C2 है जो कि C है, और ये C4 है जो कि C है। आई बात समझ में? अब क्या मैंने बताया था कि जब यहाँ से आपका चार्ज जाएगा, जो चार्ज होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो C1 C2 ये Q12 हो जाएगा और ये Q34 हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब केवल पहचान के लिए मैंने बोला था ये बात, यही आपका Q12 इसमें से जाएगा और यही Q34 इसमें से भी जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आइटम काहे में है? सीरीज में, तो C सीरीज में C/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अब मैं इतना ज्यादा समझा भी नहीं सकता। आइडेंटिकल कैपेसिटर जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो C/n हो जाता है, ठीक है। उसको याद करो, कलम किसी आ गए थे लेकिन मैंने कहा चलो हटाओ, हमारी किस्मत, नहीं पढ़ोगे अपने लिए। तो ये दो हो गए, ये दोनों में सेम चार्ज आ रहा है, तो ये भी काय में हो गया? सीरीज में हो गया। यहाँ C3 4 3 और 4 का इक्विवेलेंट कितना आ गया? ये भी C/2 आ गया। सीरीज में C/n होता है, दो कैपेसिटर, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर C वाले सीरीज में, C/2 ये, C/2 ये। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो आगे लिखेंगे बिकॉज C12 एंड C34 आर इन पैरेलल, देयरफॉर आपका जो इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया? C12 प्लस C34 का एडिशन, क्योंकि पैरेलल में सीधे ऐड हो जाता है। C/2 प्लस C/2 कितना आ गया? आया वही C, आंसर भी C, ठीक है। और C था कितना? 10 माइक्रोफैरड। चलो खैर, क्वेश्चन क्या था ये तो पढ़ो पहले। क्वेश्चन था, अच्छा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालना था, पर्ची में 3 वोल्ट की बैटरी दी थी, केवल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था, ठीक है। आंसर आपका तो जब भी कभी चार व्हीटस्टोन ब्रिज में किनारे वाले चारों कैपेसिटर्स या रेजिस्टर सेम होते हैं तो इक्विवेलेंट भी उतना ही आता है। अब देख लीजिए जरा, अभी आपको एक शॉर्टिंग भी पढ़ानी है। व्हीटस्टोन ब्रिज कंटिन्यू, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज चल रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक और इसका
फॉर्म है, मतलब एक और इसका हम शक्ल है, मतलब दिखता बर्फी जैसा नहीं है लेकिन वो होता व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। उसको पहले आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो सॉल्व होता है, ठीक है। या तो आप इतने प्रैक्टिस कर चुके हो उस चीज़ की कि आपको सीधे देखते देखते समझ में आ रहा है ये इधर अच्छा है, वो बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। प्रैक्टिस तो हम लोग बहुत करते हैं मोबाइल देखने की, ठीक है। हेडिंग डालिए सेकेंड फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। सेकेंड फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज मैं फिर क्लियर कह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी में इतना नहीं पढ़ाऊंगा डिटेल में, हम डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के। तो बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज के कौन से क्वेश्चन पे आएंगे? जो अनबैलेंस वाले होते हैं, किरचॉफ लॉ लगाने वाले सीधे। हम बस एक बार आपको एक टर्न पहले बता देंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज कैपेसिटर वाले टॉपिक से एक बार पढ़ के आना है, बस इतना सा फर्क पड़ना है। वहाँ पे यहाँ पे सी लिख रहे हो, वहाँ आर लिखोगे, तरीका सेम रहेगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज फिर अब कर रहा हूँ, नोट से याद आया, कुछ लोगों ने नोट के लिए फोन मैसेज किया था, कुछ लोगों ने ध्यान दिया और कुछ ने ध्यान नहीं दिया, तो कृपया ध्यान देते। कभी कभी जब मैं मुंह बना के ध्यान दिलाता हूँ तो बड़ा खराब लगता है। देखो हाँ जी, ऐसा अगर आपको कभी दिखाई दे समझ जाना कि ये आपका चिर परिचित रिश्तेदार है, ऐसे अगर दिखाई दे, ये 5 कैपेसिटर अगर ऐसे लगे तो समझ जाना ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है ये तो यहाँ सीखना है, और एक क्वेश्चन 100% तुमको मिलेगा तुम्हारे होम एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इसको हम मान लो, चलो फिलहाल इसको हम इस कैपेसिटर को कह देते हैं P, इसको कैपेसिटेंस लिख रहा हूँ Q R S, ठीक है। P Q, इसको R कह दे रहा हूँ, चलो इसको S कह दे रहा हूँ, और इसको T कह देते, ठीक। अब कैसे करना है जरा ध्यान से सीखो। करना ऐसे है, टेक्निक समझ लीजिए तो आराम रहेगा, नहीं तो तुम रट्टा मारोगे। रट्टा मारने वालों के हिसाब से भी मैंने लिखा हुआ है, फिर बता देंगे रट्टा कैसे मारना है, लेकिन उसमें कभी कभी झोल हो जाता है रट्टा मारना, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ रट्टा ना ही मारे, इससे ज़्यादा अच्छा। देखिए सबसे पहले जिनके जिनके अक्रॉस आपको निकालना है, जो आपका कॉम्बिनेशन है, पहले वो बना लीजिए, ए और बी आपने बना लिए, ठीक है। फिर बीच में 2 पॉइंट और नामकरण कर लीजिए आप, ठीक है। चलो इसको कह देते हैं सी और इसको कह देते हैं डी, कोई दिक्कत? तो सी ऊपर लिख लीजिए और डी नीचे लिख लीजिए, कोई आपत्ति? ठीक है। ए और बी किनारे किनारे, सो किनारे किनारे, बीच में 2 जंक्शन पॉइंट मिलेंगे, उनको ऊपर नीचे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको ए और सी, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट बना दिया है, कोने कोने बना दिए व्हीट स्टोन ब्रिज के। अब करना क्या है, ए और सी के बीच में कौन सा वाला कैपेसिटर होगा ये ढूंढना है, तो समझो। तो ए और सी के बीच में 2 ऑप्शन तुम्हारे पास, या तो ए से होते हुए ऐसे जाओ तो रास्ते में तुम्हें 2 कैपेसिटर मिलेंगे, और या तो एक सीधे सीधे जाओ। तो जब ऐसे होते हुए जाओगे तो नंबर ऑफ कैपेसिटर हो जाएंगे 2। दिक्कत ज्यादा, करंट और इंसान हमेशा ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश करता है जिसमें दिक्कतें कम आवे, ये नेचर है, तो यही इसका भी है। तो चार्ज हमेशा इन 2 कैपेसिटर्स की बजाय एक कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करना पसंद करेगा, यानी कि ए और सी के बीच में हम Q और T 2 ना लेके एक P लेंगे, नहीं समझे? यही कंसेप्ट है, इतना सही कंसेप्ट है। अब जैसे तुमको A और D के बीच में चाहिए, A और D अगर ऐसे आते हो तो रास्ते में 2 मिलेंगे, लेकिन ऐसे ऊपर से आते हो हाईवे से तो Q मिलेगा, नहीं समझे? जागते रहो, जो उतनी देर में तुम जितनी देर में वापस आओ उतनी देर में हाईवे छूट जाए तुम्हारा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब C और B के बीच में होते हैं, C और B के बीच में ऐसे देखो तो 2 दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे और नीचे, ठीक है? तो C और B के बीच में क्या मिल गया? R। अब B और D बचे,
बी ये है, डी ये है। ऐसे आओगे तो 2 मिल जाएंगे, लेकिन सीधे आओगे तो एस मिल जाएगा। होपफुली आपको पल्ले पड़ गया होगा। अब सी और डी के बीच में इकलौता टी है। ठीक है, तो ये आपका ए, ये ठीक है। अब जैसे मैं रट्टा मारने की बात कर रहा था, तो रट्टा मारने में अगर एग्जैक्टली ऐसा ही बना है, एग्जैक्टली ऐसा ही बना है, कभी कभी एग्जैक्टली ऐसा नहीं बना होता। कैसे बना होता है बताते हैं। ये पी टी एस और कई दिन अल्लोम ऐसे बना रहे हैं, तो आपका वहां पे थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई बात सुन, ठीक है ना? वही बना दिया क्या मैंने? एक प्रकार से बना, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे ये और ठीक है, वही बन रहा है क्या फिर से? वही है, तो रट्टा मार लो भाई। पी टी एस बन हो गया, तो नीचे लेके जाएंगे। हाँ भैया वही बनेगा, सॉरी ठीक है। हाँ तो अच्छी खबर है, रट्टा मारा जा सकता है। तो रट्टा मारने के हिसाब से ही मैंने लिखा था ऊपर भी, तो बस आपको फॉर्मेट में याद करना पड़ेगा कि यहाँ वाला पी मानना है, मतलब इसको आपको क्या मानना है, C1, समझे? पी की जगह हो गया C1, ऊपर जब C2 लोगे, यानी Q की जगह, चलो Q की जगह C2 हो गया, Q की जगह C2 हो गया, ठीक है। और तुम्हारा R को C3 ले लिया, यानी R की जगह क्या हो गया, C3 हो गया। S की जगह क्या हो गया, C4 हो गया। S लिखा नहीं था क्या, चलो C4 हो गया। और ये T, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, C5 हो गया। तो कृपा करके इस फॉर्मेट में अगर याद कर पाओ तो चलेगा, यानी ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4 और ये C5। अगर ऐसे याद कर पाओ तो ठीक। मुझे लगता नहीं कि आप लोग याद करने में बिलीव करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आसान चीज है, बड़े प्रेम से ये हो जाए, ठीक है। आगे कहानी आपको पता है, बैलेंस अनबैलेंस कैसे चेक करना है वो आप देख लेंगे, ठीक। ले कन्वर्ट कर लियो भाई, चलो फिर 177 कर लो, जल्दी करो। उसके बाद बाईपास पढ़ाएं आपको। बन गया ये, बोलो दादा ना बोलो, क्वेश्चन 177 पे आ रहा हूं मैं। हाँ 177, in the network of capacitors given the adjacent figure find the effective capacitance between point P and Q। ये पॉइंट P बोला गया है, ये हटा दो, ये पॉइंट Q बोला गया है। इस वाले को C3 लिखा उन्होंने, C3, इस वाले को C1 लिखा है, इस वाले को C5 भी लिखा है, बीच में कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है। इस वाले को C4 लिखा है और इसको C3 लिखा होगा और C2 लिखा होगा। समझ में आ गया आपको? ओके, शायद RS लिखा है, ये लिखा है ना R, और ये लिखा है S, लिखा है, वेरी गुड। ये था P और ये था Q, ये हो गया R, ये हो गया S। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। P और Q किनारे किनारे के हैं, ले भैया, ये वाला P हो गया और ये वाला Q हो गया। P से S के बीच में C3 है, अच्छा बीच में R और S भी हैं, चलो इसको R कर लेते हैं और इसको S कर लेते हैं। P और S के बीच में C3 है, P और S के बीच में C3 है, P और R के बीच में C1 है, P और R के बीच में C1 है, R और S के बीच में C5 है, ओके, R और Q के बीच में C2 है, R और Q के बीच में C2 है, और S और Q के बीच में C4 है, S और Q के बीच में C4 है, ओके।
समझ गए ना? याद रही? अच्छा, तो गिवन ये है कि सारे जो कैपेसिटर्स थे वो 4 माइक्रोफैरेड के थे, यानी ये वाला भी 4 माइक्रोफैरेड, 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 और C5 जो है वो 5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ये दिया है क्वेश्चन में, हम नहीं मान रहे। और इसको अल्टीमेटली जोड़ा गया था एक बैटरी से, यानी ये जुड़ा था एक बैटरी या सेल से जिसका सप्लाई वोल्टेज जो था वो 10 वोल्ट था। तो उसी हिसाब से हम इस यहाँ भी ऐसे बना सकते हैं, समझे? कृपया कुछ लोग बात कर रहे हैं पीछे, बातचीत ना करें, समय का सदुपयोग करें। 10 है भैया, वहां से यहाँ तक आते आते 5 रह गया। हाँ, तो व्हाट विल बी द चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स? कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? तो मेरे हिसाब से वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपके दिमाग में भी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं एक दोबारा डायग्राम नहीं बनाने की इच्छा रखता हूँ, तो मैं कांड कर दूँ यहाँ पे, ठीक है? तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि C1 by C3 और C2 by C4 1 आएगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4/4 1 हो गया, इसलिए इट इज अ बैलेंस्ड Wheatstone bridge. Hence, इतना तो क्लियर हो गया कि अब C5 में कोई चार्ज नहीं होगा, है ना? चार्ज थ्रू C5 इज इक्वल टू 0। दोबारा डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, इसको बस कैंसिल कर दे रहा हूँ, समझ गए? तुम वहां कैंसिल ना कर देना, नंबर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? आप अलग बना लीजिएगा या तो लिख दीजिएगा कि दिस ब्रांच कुड बी निग्लेक्टेड, है ना? तो छोड़ दीजिए। तो एक के थ्रू तो चार्ज आ गया, चलो बना ही देते हैं, हम मक्कार नहीं तुम लोग जैसे। ये बना भैया, घर में भी आजकल बहुत सुनाया जा रहा होगा। कोई मतलब नहीं है, ये नहीं समय का इस्तेमाल करें। है ना? वो एक्चुअली शुरुआत नहीं कर देते ना सुबह से, तो दिन भर दोबारा वही चलता है। अच्छा, खैर चलिए, तो हम ही सॉल्व कर दो, कर ही दो भैया। फिर वही कहानी, पहली बात तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया था, तो एक स्टेप तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला निपटाना पड़ा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कर देने से ये हो गया कि ये हटाना पड़ गया हमको, है ना? तो अब यहाँ से जो चार्ज जाएगा, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी जिसको आप कहते हो, जिसको हम Q ही मानते हैं, ये Q ऐसे आएगा, Q ऐसे जाएगा, इसमें Q12 जाएगा जो कि इसमें से भी जाएगा। अब तो भैया याद हो जाना चाहिए, Q34 इसमें से जाएगा जो कि इसमें से भी यही जाएगा। ये केवल फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि सब 4 4 4 4 के हैं, तो इक्विवेलेंटली 4 ही आएगा, ठीक है? जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो यहाँ लिखते हैं, तो 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं, मतलब सर्किट बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने स्टेप्स आपको बता रखे, रूटीन स्टेप्स, उसमें से पहला स्टेप होता है सर्किट डायग्राम बनाना और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हो चुका है। अगला स्टेप होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट, इसके बाद यहाँ तुम यहाँ से लिखना शुरू करोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा आपका 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको करना पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में बाय कैलकुलेशन, तुम भी वहां लिख के ना आना, बाय कैलकुलेशन। एक भाई साहब चीटिंग कर रहे थे गांव में, यूपी बोर्ड के पेपर में, खिड़की से भैया ने लिख लिख के पर्ची फेंक दी,
वो पहले गाइड नहीं आती थी विद्या क्वेश्चन बैंक यूपी बोर्ड का था, पन्ना फाड़ के फेंका आंसर में, तो ऊपर लिख दिया आंसर में यहाँ से आखिरी में लिख दिया यहाँ तक लिखना है। तो भैया जब आंसर में लिखे तो वो भी लिख दिए आंसर में ऊपर, लेकिन यहाँ से हेडिंग डाल के आखिरी में लिखे यहाँ तक लिखना है। जो खाई समझ पाए तुम? मतलब ये रियल सिचुएशन, ये सत्य घटना पर आधारित है। चलो तो ये हो गया। अब अगला स्टेप है कि चार्ज कैलकुलेट कर लिया जाए, या मत चार्ज कैलकुलेट करो। कल हमने ऐसे सवाल बताए थे तुमको, भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी तुम्हारा P और Q अगर देखा जाए, Q तो चार्ज हमने शो कर दिया तो कंफ्यूजन हो सकती है, नहीं लिख रहा, ठीक है। इसको चाहो तो x मान लो, ये यहाँ x, इसको y लिख देते, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y। देखो x इससे जुड़ा है और y इससे जुड़ा है, यानी कि ऊपर वाली जो xy ब्रांच है उसमें भी वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। नहीं समझे? यानी V12 भी 10 वोल्ट मिलेगा और V34 भी 10 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 3-4 वाली जो ब्रांच है वो भी बैटरी से डायरेक्ट जुड़ी है। तो हमें टोटल चार्ज नहीं निकालना पड़ेगा, सीधे आ जाएगा, ठीक है, ओके। या बहुत तरीके होते हैं, जब दिमाग में मेथड्स होते हैं ना, बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे एक तो हम बताने जा ही रहे हैं, अभी एक और बता देंगे, ओरल बता देंगे। शुरू करें। तो अगर आप C12 की बात करें तो Q12 बराबर C12 इंटू V12, यही तो हुआ। Q12 निकालना है, Q12 मतलब समझे क्या, वही Q1 है और वही Q2 है। चलो फिलहाल ऐसे निकाल लो। Q12 बराबर C12, 4 और 4 का कितना आएगा, 2। वेरी गुड, C/2 हो जाता है। तो ये 2 हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻⁻, V कितना है 10, यानी कितना हो गया 20 माइक्रो कूलम। यही तुम्हारा Q1 है और यही तुम्हारा Q2, ठीक है। हमका बताओ, अगर इसमें तुम्हारा टोटल 20 माइक्रो कूलम आए तो क्या इसमें नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ऊपर भी तुम्हारा 4-4 का कॉम्बिनेशन है, नीचे भी 4-4 का कॉम्बिनेशन है। ऊपर वाले पे भी टोटल वोल्टेज 10 है, नीचे वाले पे भी टोटल वोल्टेज 10 है, तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन आपको सेफर साइड रहना है। तो भैया Q34 इज इक्वल टू C34 V34, Q34 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10, फिर से 20 माइक्रो कूलम, जो कि Q3 और Q4 दोनों ही होगी। और Q5 हमारा कितना हो चुका है, 0। यहाँ लिख दें, दैट इज Q5 इज इक्वल टू, दूसरा क्या तरीका था, एक और तरीका बताए दे रहे हैं। पहली बात जिनको नहीं समझ में, दोबारा एक बार समझ लो। इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया ये तो सीख गए, उसके बाद तुमको चेक करना होता है हमेशा। चेक हमेशा करोगे, बिना चेक किए आगे बढ़ना ही नहीं, ठीक है। तुम ये ना सोच रहे कैपेसिटर का क्वेश्चन है तो नहीं, हम चेक नहीं करेंगे, वो बैलेंस से होगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद बैलेंस मिलता है कैपेसिटर वाले केस में। बोर्ड एग्जाम की बात करो, कोऑपरेटिव की बात नहीं करो। बैलेंस होगा तो आप ये ब्रांच हटा सकते हैं, पहले तो आप लिखेंगे, क्योंकि C1/C3 इक्वल टू C2/C4 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये बैलेंस है। इसका मतलब इस ब्रांच में कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब हम इसको हटा सकते हैं। तो जब हटा देंगे तो आपका सर्किट कुछ ऐसे आ जाएगा। अब जब सर्किट ऐसे आ जाएगा तो ये आपका पुराना क्वेश्चन बन गया जो 2 दिन से हम लोग कर लें। पहला स्टेप, चार्ज में सर्किट बनाइए और सर्किट में पूरी तरीके से अच्छे से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, जिससे ये पता चल जाए क्या क्या सीरीज में और क्या क्या पैरेलल में। दूसरा स्टेप, आप उसी सीरीज और पैरेलल की हेल्प से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। फिर अगले स्टेप से आपका क्रिएटिविटी, वर्सेटिलिटी चालू होती है, आप कितने क्रिएटिव और कितने वर्सेटाइल हैं सोचने में, ठीक है। आप यहाँ पे एक मेथड जो मैंने बताया वो क्या है कि आपने ये दिमाग लगाया कि भाई ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच
दोनों ब्रांच कॉमनली 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ऊपर वाली ब्रांच में टोटल जो वोल्टेज है वो भी 10 वोल्ट है और नीचे वाली ब्रांच में टोटल वोल्टेज जो है वो भी 10 वोल्ट है। यानी 1 और 2 के लिए भी 10 वोल्ट और 3 और 4 के लिए भी टोटल 10 वोल्ट, दोनों की कंबाइंड बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 1 और 2 यानी C12 ले लूँ, ठीक है, तो Q12 इक्वल टू C12 इंटू V12, तो Q12 बराबर C12, ये 4 और 4 सीरीज में थे तो इक्विवेलेंट निकालेंगे 2 आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। V हो गया मल्टीप्लाई हो गया, इससे यह तुम्हारा 20 आ गया। उसी तरीके ये आ गया। एक अगला तरीका क्या है, अगला तरीका आप सीधे यहाँ से क्या करते, चलो यहाँ से मेथड बदल देते हैं। दूसरा मेथड ये है, ये मेथड 1, ये मेथड 2। आप क्या कर सकते हो, आप पूरे सर्किट के लिए Q बैटरी बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V बैटरी, ये बताया था मैंने। तो Q बैटरी यानी कि जो Q आपका आया है वो C इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया था, 4, और V बैटरी कितना है 10, तो Q बराबर कितना हो गया 40 माइक्रोकूलम, हो गया कि नहीं हो गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर और नीचे की ब्रांचेस आइडेंटिकल हैं, चार्ज आधा आधा बट जाएगा, नहीं समझे, यही तो होता है। तो फ्रॉम डायग्राम सीधे सीधे आप लिख सकते हो Q1 Q2 Q3 Q4 Q/2, आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे कर लो, अच्छा ज़्यादा दिक्कत होगी तो Q12 वाली ब्रांच में और Q34 वाली ब्रांच में जो आएगा वो Q/2 आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम। और अगली लाइन में तुम फिर वही लिख देना, इसका मतलब Q1 भी वही है, Q2 भी वही है, Q3 भी वही है, Q4 भी वही है, सब 20 माइक्रोकूलम। मैटर करता है कि आप कितना इफेक्टिवली सोच पाते हैं। चलो भैया बीट स्टोन भी कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्टिंग का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। शॉर्टिंग, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का ही टॉपिक है। शॉर्ट कर दिया जाता है तो क्या करते हैं, शॉर्टिंग क्या होता है, ठीक है। यही डाल दीजिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करना मतलब, आप जनरली लोगों के दिमाग में होता है शॉर्ट सर्किट मतलब हीटिंग, स्पार्किंग, है ना, आग लग जाना, फायर ब्रिगेड, ये सब आता है दिमाग में। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी में जब करंट का रास्ता बाईपास हो जाता है, मतलब करंट को जाना था किसी और रास्ते, लेकिन उसका रास्ता हम रूट डाइवर्ट कर देते हैं। रूट डाइवर्ट करने का सबसे आसान तरीका, ठीक है, ये भाई पढ़ रहा था अपना, मन लगा पढ़ रहा था, मान लो पढ़ नहीं रहा है लेकिन मान लो पढ़ रहा था, इसको अचानक से किसी इंसान ने जो सीनियर टाइप का है उसने ये कह दिया कि ऐसा है तो व्यवस्था बना दे, टेंशन मत लो, मौज लो, ठीक है, तू पास हो जाओगे, अगर बढ़िया नंबर से पास हो जाएगा। तो इंसान का स्वभाव क्या है, वो इजी पाथ चुनता है, ठीक है, तो तुरंत पढ़ाई लिखाई किनारे हो जाएगी, हम आखिरी में तो पास हो ही जाएगी, ठीक है। वही चीज़ करंट और चार्ज के साथ भी होती है। वही मैंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बोला भी था कि इंसान और चार्ज और करंट हमेशा ऐसा रास्ता चुनते हैं जिसमें रेजिस्टेंस, बाधाएं ना हो। आई बात समझ में? तो कहने का तात्पर्य हम डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 176। क्या, रुक जाओ, पहले हम अपनी तरफ से ही कुछ बता देते हैं। क्वेश्चन एक देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और मैंने एक रेजिस्टेंस फ्री वायर, ये जब भी एक तार ऐसे बना हो सर्किट में, ध्यान सुनना, कभी भी सर्किट में 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, कभी भी सर्किट में एक ऐसा तार बना हो, एक ऐसी लाइन बनी हो जिसमें ना कोई कैपेसिटर बनाया गया हो, ना कोई रेजिस्टर बनाया गया हो, इसका मतलब वो
रेजिस्टेंस फ्री वायर है। ये लिख के नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा पहली बार है इसलिए हम लिख के दे रहे हैं। रेजिस्टेंस फ्री वायर, कभी भी एक ऐसा वायर शो किया गया हो सर्किट में जिसमें ना मतलब कोई एलिमेंट ही ना लगा हो बीच में। इसका मतलब ये है कि वो दो पॉइंट्स, अगर इसको तुम x और इसको y मान लोगे तो ये दोनों क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। शॉर्ट होने का मतलब क्या है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि अब उन दोनों के थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अर्थात अगर चार्ज आया तो हिया से जाने के बजाय वो हिया से जाएगा, ऐसे। पहले पढ़ा कि नहीं? तो हमने क्वेश्चन में सारा खेल कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये था, फाइंड सी इक्विवेलेंट। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तीन कैपेसिटर थे, x और y दो पॉइंट थे जिसके बीच में रेजिस्टेंस फ्री वायर लगाया गया था। रेजिस्टेंस फ्री वायर लगा देने से क्या होता है, वो दो पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट हो जाने का मतलब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी Vx माइनस Vy या Vy माइनस Vx की वैल्यू कितनी हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। यानी अब उन दो पॉइंट्स के बीच उन कैपेसिटर्स के थ्रू चार्ज, मैंने पहले ही बता दिया था, जब पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो फिर चार्ज फ्लो नहीं करता। तो चार्ज अब इन दोनों के थ्रू फ्लो ना करके किधर जाएगा, ऊपर से जाएगा ऐसे। मतलब आप इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने वीट स्टोन ब्रिज में किया था, याद है, कोने वाले, ये इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो यहाँ चार्ज नहीं बहता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि P पॉइंट आपका ये है, फिर ये तार X से मुड़ के, बस वैसे ही बना रहा हूँ इस वजह से, मेरे को मोड़ने का भी कोई मतलब नहीं। ये 3 माइक्रो फैरेड वाला केवल एक कैपेसिटर बचा है, तो बस एक है बचा है, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, नहीं पल्ले पड़ा, क्लियर है सापो? अब आपको शॉर्टिंग से रिलेटेड एक डायरेक्ट चीज बताते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछी गई है, ठीक है? उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन 176। क्लास है क्या? मजा आ रहा था पढ़ाने में, आप डिस्टर्ब कर। अच्छा, एक कितना हो गया, ज्यादा हो गया क्या? साथ हम साथ हैं। अच्छा चलो ठीक है, देखो नहीं छोड़ रहा है, सामने वाले बुरा लग जाता है, तो जैसे मैंने टोकना बंद कर दिया। याद तो मुझे भी आया था। X और Y, ठीक है? तो सब बिना बोले कांड तो कर ही दिया आपने। C1 C2 C3, यहाँ पे जब व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप दिखाई देगा, लेकिन होगा नहीं, समझ रहे हैं? ये व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप लग तो रहा है, लेकिन ऊपर और नीचे वाली ब्रांचेस शॉर्टेड हैं, ठीक है? शॉर्टेड, सॉल्टेड नहीं, नमक नहीं डाल दिया गया। ऐसी सिचुएशन, पता है, आप जब इसको व्हीट स्टोन वाले फंडे से करोगे ना, तब आपको दिखाई देगा कि ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि वो याद कर लें इसको, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इतना हिस्सा आपका डायरेक्ट पैरेलल हो गया, ठीक है? जब इसको व्हीट स्टोन वाले से करोगे तो बिल्कुल यही बन जाएगा, सेम बना लोगे ना, ठीक है? तो फटाक से कर देते, 2 मिनट लगेगा 176 करने में। देखो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं,
ये आपका 2 माइक्रोफैरेड लगा है, ये आपका 3 माइक्रोफैरेड लगा है, ये आपका 5 माइक्रोफैरेड लगा है और आगे भी एक लगा है। देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं कि 4 लग गए, गुरुजी तो बताए थे केवल एक पीनेट हो वाला छाती पीटने लोगों में, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया और ये हो गया, ऐसा कुछ है नहीं, तो आगे निकल गया। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इतना हिस्सा तो तुम्हारा वही वाला है जितना अभी तुमको बताया मैंने, देखो है, यानी एक अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये इतने को पहले पैरेलल कर लो, ये 2 वाला, उसके नीचे 3 वाला, इसके नीचे 5 वाला, उसके बाद ये जो बगल में लगा हुआ उससे जुड़ा हुआ उसको आगे लगा लो 10 वाला। क्लियर? अब हो जाएगा। वेट वेट वेट, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, मतलब 5 3 8 2 10, ये टोटल 10 आएगा। और 10 और 10 20 कह रहे हैं, 10 कह रहे हैं, 5 लोग कसम से नाक कटाओ में नहीं, नाक चुहा दो। तभी तो कह रहे हैं बहुत काबिल प्रार्थी हैं हम। भैया दरवाजा खोले रखने से हम जल्दी आ जाएंगे क्या? हाँ है, क्यों नहीं है, तो आने दो किसी। समझ में आया? ये 2 3 5 कुल मिला के 10, ये 10 बगल वाला, तो 10 और 10 का अल्टीमेटली कितना आएगा? 5 माइक्रोफैरेड है। आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते यार, ये तो जल्दी थी तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, बाकी आपको पता है।